जब अन्याय की दीवारें ऊंची हो जाईं और एक मां की बेबसी उसकी झुकी आंखों से छलकने लगे, तब कोई न कोई बेटा सीमा से लौटकर सिर्फ बंदूक नहीं, इंसाफ की मशाल लेकर आता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। आप यह वीडियो भारत के किस कोने से देख रहे हैं? यूपी, बिहार, राजस्थान, बंगाल, असम, या विदेश से कनाडा, दुबई, लंदन या अमेरिका? नीचे कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखिए। हम हर कमेंट पढ़ते हैं, हर आवाज गिनते हैं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो। और हमारे YouTube चैनल पूजा स्टोरीज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये कहानी है एक ऐसे बेटे की जो वर्दी में केवल देश की नहीं, अपनी मां की भी लड़ाई लड़ता है। सूरज की पहली किरण जब खेतों के ऊपर बिछे ओस की बूंदों पर पड़ी तो पूरा गांव सुनहरे प्रकाश से नहाया हुआ लगने लगा। सुबह की हवा में एक अलग ही सुकून था, पर उस सुकून के बीच एक बूढ़ी मां की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी। गांव के छोटे से कच्चे घर में बैठी सुधा देवी की निगाहें हर पल दरवाजे की ओर उठतीं, जैसे उन्हें अपने बेटे रमेश का इंतजार हो। रमेश, जो भारतीय सेना में एक बहादुर जवान था, सीमा पर तैनात रहकर दिन रात देश की सेवा में जुटा रहता था। छुट्टी मिलना तो दूर, फोन पर बात करने का भी मौका कभी कभी ही मिल पाता था। लेकिन मां बेटे का रिश्ता ऐसा था कि दूरी भी उस ममता और प्रेम को कम न कर पाई थी। रमेश का एक नियम था, हर महीने की पहली तारीख को अपनी पूरी तनख्वाह मां के खाते में भेज देना। मां को पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन बेटे की मेहनत की कमाई को संभाल कर रखना और गांव में किसी जरूरतमंद की मदद कर देना सुधा देवी के लिए एक गर्व की बात थी। लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग थी। खेत में काम करने के दौरान सुधा देवी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और दवाई के लिए उन्हें बैंक से कुछ पैसे निकालने की जरूरत पड़ी। विश्वास था कि बेटा हर महीने पैसे भेजता है, सो बैंक जाकर रकम निकालना मुश्किल नहीं होगा। पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जब सुधा देवी बैंक पहुंची तो उन्हें बताया गया कि उनका KYC यानी नो योर कस्टमर दस्तावेज हट चुका है और जब तक वह दोबारा KYC नहीं करवा लेंगी, उन्हें पैसे नहीं मिल सकते। सुधा देवी थोड़ी परेशान जरूर हुईं, लेकिन अगले ही दिन जरूरी दस्तावेज, आधार कार्ड, पैन कार्ड और अन्य कागजात लेकर बैंक पहुंच गईं। वहां उन्हें बैंक मैनेजर से मिलवाया गया, जो कुर्सी पर आराम से बैठा हुआ मोबाइल पर कुछ देख रहा था। सुधा देवी ने विनम्रता से कागज बढ़ाए और कहा, बाबूजी, KYC कर दीजिए, मुझे पैसे निकालने हैं। पर मैनेजर ने आंख उठाकर भी नहीं देखा और बोला, अभी टाइम नहीं है, कल आना। अगले दिन फिर वही हाल। मैनेजर टालता रहा, कभी कहता सिस्टम डाउन है, कभी लंच टाइम है, तो कभी फॉर्म नहीं है। सुधा देवी कई दिनों तक बैंक के चक्कर काटती रहीं, धूप में खड़ी रहतीं, लाइन में लगतीं और हर बार खाली हाथ लौट जातीं। गांव वालों ने समझाया, माई, बड़ा घमंडी है वो मैनेजर, किसी की नहीं सुनता। इन सब के बीच सुधा देवी ने रमेश को फोन कर अपनी तकलीफ बताई। रमेश के लिए यह बात किसी हथौड़े से सिर पर वार जैसी थी। मां की बेइज्जती और तकलीफ का ख्याल आते ही उसका खून खौल उठा। सीमा पर तैनात रहकर उसने दुश्मनों के सामने सीना ताना था, पर अब उसे उस दुश्मन का सामना करना था जो अपनी ही धरती पर अपनी ही मां को तड़पा रहा था, सिस्टम की लापरवाही और अधिकारियों की बेरुखी। ठीक उसी हफ्ते रमेश को अचानक छुट्टी मंजूर हो गई। शायद यह भी भगवान की ही मर्जी थी। जैसे ही छुट्टी मिली, रमेश ने अपनी बुलेट उठाई और बिना समय गवाए सीधा गांव पहुंचा। मां से गले लगते ही उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्से के, दुख के और प्यार के। उसने मां से पूछा, कौन है वो जिसने तुम्हें इतना तड़पाया? मां ने कुछ नहीं कहा, बस बैंक की ओर इशारा कर दिया। रमेश ने मां को बुलेट पर बैठाया और कहा, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा मां। गांव की पतली गलियों से गुजरती रमेश की बुलेट की गूंज उस दिन कुछ अलग ही संदेश दे रही थी। बाइक की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से बाहर झांकने लगे। गांव का वीर जवान, जो सालों बाद छुट्टी में आया था, आज किसी सामान्य मुलाकात के लिए नहीं आया था। आज उसके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था और आंखों में जलती हुई आग। बुलेट की रफ्तार धीमी होते ही सुधा देवी ने बैंक की इमारत की ओर इशारा किया। रमेश ने बाइक को बैंक के गेट पर रोका, मां को उतारा
और आंखों में ठहरी व्यथा को समझते हुए उनकी हथेली दबाई, जैसे कह रहा हो, अब सब ठीक होगा मां। बैंक का दरवाजा जैसे ही खोला गया, रमेश तेज कदमों से भीतर दाखिल हुआ। वहां का माहौल हमेशा की तरह सुस्त था। कुछ ग्राहक लाइन में खड़े थे, कुछ काउंटर पर बहस कर रहे थे, और बैंक कर्मचारी अपनी धीमी रफ्तार से काम कर रहे थे। जैसे ही रमेश अंदर घुसा, उसकी सेना की वर्दी और दमदार चाल ने सबका ध्यान खींचा। सबसे पहले उसकी नजर उस सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी जो खिड़की के पास बैठा ऊँघ रहा था। रमेश ने सीधा जाकर पूछा, इस बैंक का मैनेजर कौन है? गार्ड हड़बड़ाया और बिना कुछ कहे मैनेजर के कमरे की ओर इशारा कर दिया। रमेश ने बिना एक पल गंवाए दरवाजा खोला। भीतर एक आराम कुर्सी पर बैठा वही मैनेजर था जिसकी बेरुखी ने सुधा देवी को कई बार रुलाया था। उसकी टेबल पर चाय का कप रखा था और वह मोबाइल में उलझा हुआ था। रमेश की वर्दी देखकर भी उसने पहले ध्यान नहीं दिया, मानो किसी ग्राहक से सामना हो रहा हो। रमेश ने गहरी सांस ली और कहा, आप ही हैं इस बैंक के मैनेजर? मैनेजर ने गर्दन उठाई और जैसे ही कुछ बोलने को हुआ, रमेश ने उसकी कॉलर पकड़ी और झटके से उसे कुर्सी से खींचा। कमरे में सन्नाटा छा गया। बैंक के भीतर मौजूद हर व्यक्ति चौंक गया। कोई कुछ बोल नहीं सका। रमेश उसे घसीटते हुए बैंक के मुख्य हॉल तक ले आया और सबके सामने उसकी गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। आवाज पूरे बैंक में गूंजी, जैसे वर्षों की चुप्पी को तोड़ती एक चेतावनी की गूंज। ये मेरी मां हैं, रमेश ने कड़क आवाज में कहा, जिसने मुझे जन्म दिया और जिसे तुमने कई दिनों तक रुलाया। केवाईसी के नाम पर उन्हें अपमानित किया, बार बार टालते रहे और पैसे नहीं दिए, जबकि खाते में पैसे थे, सारे दस्तावेज थे, फिर भी तुमने उन्हें इंसाफ से वंचित किया। क्यों? क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत है? क्योंकि वो अनपढ़ है? क्योंकि उसके पास आवाज उठाने वाला कोई नहीं था? रमेश की बातें सुनकर बैंक में मौजूद बाकी लोग भी सहम गए। कई ग्राहकों की आंखों में आंसू थे। शायद किसी ने अपनी मां को, किसी ने बहन को, किसी ने खुद को उस स्थिति में देखा होगा। बैंक के कर्मचारी सन्न थे। रमेश का गुस्सा उस एक थप्पड़ में नहीं था। वह उन हजारों बुजुर्गों, किसानों, विधवाओं और आम लोगों की पीड़ा का प्रतीक बन चुका था, जो आए दिन ऐसे सिस्टम से जूझते रहते हैं। मैनेजर हक्का बक्का खड़ा था। उसके चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे, पर साथ ही शर्म भी। तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारी नौकरी, सब बेकार है अगर तुम में इंसानियत नहीं है, रमेश ने कहा। आज ये सिर्फ एक थप्पड़ है, लेकिन अगर देश की जनता जाग गई तो यह थप्पड़ पूरे सिस्टम को बदल सकता है। मैनेजर ने कांपती आवाज में माफी मांगी और वहीं सुधा देवी के सामने हाथ जोड़ दिए। भीड़ अब धीरे धीरे रमेश के समर्थन में बोलने लगी। कई ग्राहकों ने कहा, हम भी इसी कारण से परेशान हैं साहब, कोई सुनवाई नहीं होती। रमेश ने मां की ओर देखा। अब उनकी आंखों में सुकून था, जैसे वर्षों की पीड़ा आज पिघलकर बह गई हो। रमेश की उस एक कार्रवाई ने सिर्फ बैंक के उस कमरे में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। शाम होते होते यह खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई कि सेना का एक जवान छुट्टी लेकर आया और अपनी मां को बैंक में हुए अपमान का बदला लेने सीधे मैनेजर से भिड़ गया। गांव के चौराहों, दुकानों और पनघटों पर लोग इसी बात की चर्चा कर रहे थे। कई बुजुर्ग महिलाएं कह रही थीं, काश हमारे बेटों में भी रमेश जैसा जिगर होता तो हमें भी यूं अपमान न सहना पड़ता। वहीं कुछ नौजवानों की आंखों में चमक थी। पहली बार उन्होंने देखा कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना मुमकिन है। रात में रमेश अपने पुराने मिट्टी के घर में मां के साथ खाना खा रहा था। मां ने प्रेम से उसके लिए दाल और चावल परोसे थे और बीच बीच में उसकी थाली में अपने हाथों से अचार रखती जा रही थीं। मां की आंखों में अब संतोष था, पर रमेश चुप था। वह जानता था कि उसने जो किया वह सिर्फ अपनी मां के लिए नहीं था। वो सोच रहा था कि देश की सेवा सिर्फ बॉर्डर पर बंदूक उठाकर ही नहीं होती, बल्कि जब कोई जवान सिस्टम की गलतियों के खिलाफ खड़ा होता है तो वह भी देशभक्ति ही होती है। अगले दिन सुबह गांव का प्रधान खुद रमेश के घर पहुंचा। साथ में कुछ गांव के लोग भी थे। उन्होंने रमेश को धन्यवाद कहा और कहा, तूने तो वो कर दिखाया जो हम सालों से सहते आ रहे थे। अब ये बदलाव यहीं नहीं रुकेगा।
रमेश ने सबको बैठाया और एक बात कही, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप सब साथ हों तो गांव ही नहीं, पूरे जिले की तस्वीर बदल सकती है। यह सुनकर सभी उत्साहित हो गए और तय किया गया कि गांव में एक जनसभा बुलाई जाएगी, जिसमें लोग अपने बैंक और सरकारी दफ्तरों से जुड़ी समस्याएं खुलकर बताएंगे। तीसरे दिन गांव के स्कूल के मैदान में जनसभा रखी गई। वहां रमेश की अगुवाई में लोगों ने अपनी अपनी शिकायतें बताईं। किसी की विधवा पेंशन अटकी थी, किसी का छात्रवृत्ति फंसी थी, किसी को फसल बीमा का पैसा नहीं मिला था। रमेश ने सबकी बातें नोट कीं और जिला अधिकारी को एक झापन भेजा गया। मीडिया को भी बुलाया गया और देखते ही देखते रमेश की कहानी पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई। उधर बैंक मैनेजर के लिए ये सब एक बड़ी सीख बन चुकी थी। बैंक के उच्चाधिकारियों को जब घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने फौरन जांच के आदेश दिए। मैनेजर ने भी आगे आकर मां सुधा देवी से औपचारिक माफी मांगी और अगले ही दिन बैंक में उनका केवाईसी पूरा कराया। उन्हें पूरे पैसे दिए गए और बैंक में एक विशेष काउंटर शुरू किया गया, बुजुर्गों और अशिक्षित लोगों की सहायता के लिए। यह सब रमेश की एक कार्रवाई का असर था। रमेश ने अपनी मां से कहा, मां, अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं रही, अब ये उन सभी लोगों की लड़ाई है जो सालों से चुप हैं, सहते आ रहे हैं, लेकिन अब जागना शुरू कर रहे हैं। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तूने मुझे नया सम्मान दिया है, पर इससे भी बड़ा काम तूने औरों के लिए रास्ता खोल दिया है। उस रात रमेश देर तक जागता रहा। बाहर आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और हवा में एक नई उम्मीद की सरगर्मी थी। वह जानता था कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत हुई थी। गांव में बदलाव की जो चिंगारी रमेश ने जलाई थी, वह अब एक मशाल बन चुकी थी। लोगों में एक नई जागरूकता आने लगी थी। अब बैंक के बाहर लंबी कतारें तो होती थीं, लेकिन अफसरों की बेरुखी नहीं। हर बुजुर्ग ग्राहक के साथ सम्मान का व्यवहार किया जाने लगा। सुधा देवी जैसे न जाने कितने चेहरे अब आत्मविश्वास से भरे दिखाई देने लगे। गांव के स्कूल में बच्चों को अब सरकारी योजनाओं और उनके अधिकारों के बारे में भी बताया जाने लगा। और यह पहल रमेश ने खुद शुरू की थी। वह चाहता था कि अगली पीढ़ी सिर्फ पढ़ी लिखी ही नहीं, बल्कि जागरूक और निडर हो। रमेश ने गांव में रहकर अपनी छुट्टी का एक एक दिन समाज के काम में लगाया। वह रोज शाम को गांव के चौपाल में बैठता, जहां लोग अपने अनुभव और समस्याएं साझा करते। रमेश उन्हें रास्ता दिखाता, जैसे कहां शिकायत करनी है, कौन से फॉर्म भरने हैं और कैसे अधिकारियों से बात करनी है। वह खुद लोगों को लेकर तहसील कार्यालय, बैंक और अन्य विभागों में जाता और उनके काम पूरे करवाता। धीरे धीरे गांव के लोग सरकारी तंत्र से डरना छोड़ने लगे। वे अब जानते थे कि यह तंत्र उनके लिए है और उन्हें इसके भीतर आवाज उठाने का हक है। लेकिन बदलाव की राह कभी आसान नहीं होती। कुछ भ्रष्ट अफसर और कर्मचारी रमेश से नाराज रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि रमेश की वजह से अब उन्हें काम ईमानदारी से करना पड़ रहा है और मनमानी करना पहले जैसा आसान नहीं रहा। कुछ लोगों ने कोशिश की कि रमेश को बदनाम किया जाए। किसी ने अफवाह फैलाई कि रमेश ने बैंक मैनेजर पर हमला कर गलत किया, तो किसी ने कहा कि वह गांव में राजनीति करने आया है। लेकिन रमेश इन बातों से विचलित नहीं हुआ। उसने मां से एक बार कहा, मां, जब सही काम किया जाता है तो गलत लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। ये तय करता है कि रास्ता सही है। एक दिन जिला मुख्यालय से एक सरकारी अफसर गांव पहुंचा। वह रमेश से मिलना चाहता था। उसने बताया कि रमेश के प्रयासों से गांव की व्यवस्था में सुधार की खबर राज्य स्तर तक पहुंच चुकी है। उन्होंने रमेश को एक विशेष पंचायत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनने का प्रस्ताव दिया, जिसमें वह जिले के अन्य गांवों में जाकर लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। रमेश ने बिना किसी घमंड के मुस्कुराते हुए यह प्रस्ताव स्वीकार किया और कहा, अगर मेरी वर्दी और मेरी आवाज किसी की जिंदगी बदल सकती है, तो यह मेरे देश की सेवा का ही हिस्सा है। रमेश ने अपना अभियान शुरू किया और एक एक गांव में जाकर बैठकें करने लगा। वहां वह अपने अनुभव साझा करता, लोगों को उनके हक के बारे में बताता और सरकारी योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में देता।
वह अपने साथ युवा स्वयंसेवकों की एक टीम भी लेकर चलता, जो तकनीकी सहायता और फॉर्म भरने में लोगों की मदद करते। कुछ ही महीनों में रमेश का नाम लोगों के दिलों में बसने लगा, न सिर्फ एक फौजी के रूप में, बल्कि एक सच्चे जनसेवक के रूप में। एक दिन जब रमेश एक गांव से लौट रहा था, तो एक बूढ़ा किसान उसे रोककर बोला, बेटा, तूने हमें सिखाया कि डरकर जीना जीना नहीं होता। तूने हमें आवाज दी, अब हम खुद अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। रमेश ने झुककर उसके पैर छुए और कहा, ये देश आप जैसे लोगों का है, मैं तो बस आपकी आवाज बना हूं। इस बीच बैंक मैनेजर भी पूरी तरह बदल चुका था। वह अब न सिर्फ सुधा देवी को मां कहकर बुलाता था, बल्कि हर ग्राहक के साथ सहानुभूति और ईमानदारी से पेश आता। एक दिन उसने खुद रमेश से मुलाकात की और कहा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं जानता हूं कि जो गलती मैंने की वह अक्षम्य थी, लेकिन आपने मुझे समय रहते पहचानने का मौका दिया। रमेश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधार उसी से होता है जो इंसानियत से जुड़ा हो। रमेश के प्रयासों की गूंज अब गांवों की सीमाओं को पार कर चुकी थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी की चर्चा जिला मुख्यालय से होते हुए राजधानी तक पहुंच गई थी। अखबारों में उसकी तस्वीर छपने लगी, न्यूज चैनलों में इंटरव्यू आने लगे और सोशल मीडिया पर लोग उसे जनता का जवान कहने लगे। लेकिन इन सब शोहरतों के बीच भी रमेश की जमीन पर पकड़ वैसी ही बनी रही, सरल, संवेदनशील और कर्मठ। वह हर दिन अपने काम में उसी समर्पण के साथ जुटा रहता था, जैसे सरहद पर ड्यूटी करता हो। अब वह सिर्फ बैंक या सरकारी दफ्तरों तक सीमित नहीं था। गांव में स्कूलों की हालत, अस्पतालों की सुविधाएं, राशन वितरण में भ्रष्टाचार, हर मुद्दे पर वह नजर रखने लगा था। उसने अपने गांव के नौजवानों को जोड़कर एक नागरिक सुधार समिति बनाई, जिसमें हर मोहल्ले और टोले से दो दो लोग शामिल किए गए। इनका काम था गांव की समस्याओं को पहचानना, उन्हें रिकॉर्ड करना और मिलकर उनका समाधान निकालना। रमेश ने हर सदस्य को समझाया, अगर हम खुद नहीं जागे तो कोई दूसरा आकर हमें नहीं बचाएगा। यह हमारी जमीन है, हमारी जिम्मेदारी है। इसी समिति के प्रयासों से गांव में बहुत से बदलाव आने लगे। स्कूल की छत जो वर्षों से टपकती थी, उसका मरम्मत कार्य शुरू हुआ। अस्पताल में नर्स की नियुक्ति करवाई गई। सरकारी राशन की कालाबाजारी पर लगाम लगी और पंचायत भवन में शिकायत पेटी लगाई गई, जिसमें लोग गुमनाम होकर भी अपनी बात रख सकते थे। हर हफ्ते गांव में एक खुली बैठक होती थी, जिसमें समिति और गांव वाले मिलकर समस्याओं पर चर्चा करते थे। रमेश उस बैठक को पूरी ईमानदारी और निष्पक्षता से चलाता था। रमेश का यह काम देखकर आसपास के गांव भी प्रेरित होने लगे। कई गांवों से लोग उसे बुलाते, उससे मार्गदर्शन लेते और अपने यहां भी नागरिक सुधार समिति की स्थापना करते। धीरे धीरे यह एक अभियान बन गया, एक ऐसा आंदोलन जिसमें लोगों ने यह समझा कि बदलाव सिर्फ नेताओं से नहीं, बल्कि जनता से आता है। रमेश अब एक सैनिक से अधिक एक मार्गदर्शक बन चुका था, जो न थकता था न रुकता था। उसकी मां सुधा देवी को जब लोग आदर से रमेश की माता कहकर बुलाते, तो उनके चेहरे पर गर्व छलक पड़ता। एक दिन जब रमेश जनसभा से लौट रहा था, तो रास्ते में कुछ बच्चों ने उसे घेर लिया। एक बच्चा बोला, भैया, आप फौज में हो तो बंदूक चलाते हो ना? रमेश मुस्कुराया और बोला, हां, चलाता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बंदूक हमारे पास हमारी आवाज है। अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो बिना गोली चलाए भी हम जंग जीत सकते हैं। बच्चों ने ताली बजाई और उसी पल से रमेश ने निर्णय लिया कि वह अब बच्चों के लिए भी कुछ अलग करेगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी की नींव रखी, एक ऐसा केंद्र जहां बच्चे किताबें पढ़ सकें, कंप्यूटर सीख सकें और अपने सपनों को उड़ान दे सकें। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, कहा, गांव में कौन पढ़ेगा इतना? लेकिन रमेश ने जवाब दिया, आज भले ही किताबें धूल खाएं, लेकिन कल यही किताबें गांव का भाग्य बदलेंगी। और सचमुच कुछ ही महीनों में बच्चे शाम को खेलने के बाद लाइब्रेरी आने लगे। वहां कहानी कविता की प्रतियोगिताएं होने लगीं और धीरे धीरे गांव में शिक्षा को लेकर सोच बदलने लगी। इस बदलाव की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यह कोई सरकारी योजना नहीं थी, न ही किसी राजनेता की पहल। यह एक बेटे की मां से शुरू हुई लड़ाई का विस्तार था, जो अब समाज की बेड़ियों को तोड़ रहा था।
रमेश जानता था कि बदलाव लाना एक लंबी यात्रा है, पर उसने पहला कदम उठाया था और अब लोग उसके साथ चलने लगे थे। समय बीतता गया और रमेश का छुट्टी का समय भी धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। एक ओर जहां उसकी मां चाहती थी कि बेटा कुछ और दिन रुक जाए, वहीं रमेश जानता था कि उसे अब फिर से अपने फर्ज की ओर लौटना है, देश की सीमा पर, जहां उसके जैसे जवान दिन रात चौकसी में डटे रहते हैं। गांव के लोगों को भी जब यह खबर मिली कि रमेश अब जल्द ही वापस अपनी ड्यूटी पर जाएगा, तो पूरा गांव भावुक हो उठा। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को लग रहा था जैसे कोई अपना घर छोड़कर जा रहा हो। गांव के चौपाल में एक विदाई समारोह रखा गया, जिसमें हर कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहा था। उस दिन गांव के स्कूल से लेकर बैंक और पंचायत भवन तक हर जगह रमेश के कामों की चर्चा थी। बैंक मैनेजर खुद स्टेज पर आया और सबके सामने रमेश से माफी मांगते हुए कहा, अगर उस दिन आपने मुझे नहीं जगाया होता तो शायद मैं आज भी उसी अंधेरे में होता। आपने न केवल मुझे बल्कि इस पूरे बैंक को इंसानियत का रास्ता दिखाया। सुधा देवी मंच पर बैठी थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था। रमेश मंच पर आया और उसने भीगती आंखों से सबको नमन किया। उसने कहा, मैं फौज में हूं, इसलिए सीमा पर खड़ा हूं, लेकिन आप सब भी सैनिक हैं, अपने अधिकारों के, अपने कर्तव्यों के। देश की असली ताकत तब दिखेगी जब हर गांव जागेगा। समारोह के बाद गांव के बच्चे रमेश से चिपक गए। कुछ रो रहे थे तो कुछ उसके हाथों में चिट्ठियां थमा रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने मन की बात लिखी थी। रमेश ने हर एक बच्चे को गले लगाया और वादा किया कि वह छुट्टियों में फिर लौटेगा, और तब तक वह चाहता है कि हर बच्चा कुछ नया सीखे, कुछ बेहतर करे। वह लाइब्रेरी की चाबी एक समझदार लड़के को सौंपते हुए बोला, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे बंद मत होने देना। सुधा देवी ने बेटे को पैकिंग करते हुए देखा तो चुपचाप उसकी वर्दी पर हाथ फेरने लगी। रमेश मुस्कुराकर बोला, मां, जब तू मेरे लिए बैंक के दरवाजे पर डटी रही, तब मुझे एहसास हुआ कि देशभक्ति केवल सरहद पर नहीं होती। तूने मुझे असली लड़ाई सिखाई। मां ने कहा, बेटा, तू ही तो मेरी लड़ाई का हथियार बना। अब तू जहां भी रहेगा, लोगों के हक की आवाज बनेगा। अगले दिन सुबह जब रमेश अपनी बुलेट पर सवार होकर निकल रहा था, तो पूरा गांव सड़क के दोनों ओर खड़ा था। कोई फूल बरसा रहा था, कोई हाथ हिला रहा था, और कुछ लोग भावुक होकर सिर झुका रहे थे। रमेश ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसकी मां दरवाजे पर खड़ी थीं और आंखों में वही चमक थी जो कभी उसे पहली बार फौज की वर्दी में देखकर आई थी। रमेश ने गाड़ी स्टार्ट की और दिल में गांव की स्मृतियों को लिए सीमा की ओर बढ़ गया। इस विदाई के बाद भी रमेश का प्रभाव गांव में बना रहा। उसके द्वारा शुरू की गई समितियां अब खुद ही काम करने लगी थीं। बच्चे लाइब्रेरी में रोज आते थे, बैंक मैनेजर बुजुर्गों के लिए कुर्सियां और पानी की व्यवस्था करता था, और गांव के लोग हर सप्ताह अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते थे। रमेश भले ही सीमा पर लौट गया था, लेकिन उसकी सोच, उसका संकल्प और उसकी शिक्षाएं गांव में जीवित थीं। रमेश सीमा पर वापस लौट चुका था, लेकिन गांव में उसकी मौजूदगी अब एक विचार बन चुकी थी, एक ऐसी सोच जो लोगों के दिलों में बस गई थी। सुधा देवी अब पहले से कहीं अधिक सशक्त और आत्मनिर्भर हो गई थीं। वह गांव की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक समूह चलाने लगी थीं, जिसमें वे न केवल सिलाई कढ़ाई जैसे हुनर सिखाती थीं, बल्कि उन्हें अपने अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी देती थीं। रमेश ने मां से विदा लेते वक्त जो बात कही थी, मां, अब तू सिर्फ मेरी मां नहीं, इस पूरे गांव की मां है, वही वाक्य अब गांव वालों की जुबान पर चढ़ गया था। हर साल जब रमेश छुट्टी पर आता, गांव के बच्चे पहले से ही लाइन लगाकर उसका इंतजार करते। वो उनके लिए नई किताबें, देशभक्ति से भरी कहानियां और छोटी छोटी प्रेरक बातें लाता। बच्चे उसे घेर लेते और अपने नए सपने बताते। कोई फौजी बनना चाहता, कोई शिक्षक, तो कोई वैज्ञानिक। रमेश सभी को प्रोत्साहित करता और कहता, सीमा पर खड़े रहना ही देश सेवा नहीं है। अपने गांव, अपने समाज के लिए कुछ करना भी उतना ही जरूरी है। उसके ये शब्द बच्चों के दिल में ऐसे बस जाते जैसे कोई मंत्र हो। उधर बैंक अब पूरी तरह से बदल चुका था। वहां अब एक विशेष वरिष्ठ नागरिक सहायता काउंटर शुरू किया गया था,
जिसकी जिम्मेदारी स्वयं बैंक मैनेजर ने ली थी। हर ग्राहक को अब सम्मानपूर्वक बैठाया जाता, चाय पानी दिया जाता और बिना किसी बेवजह की देरी के काम किया जाता। एक बार जिले के वरिष्ठ अधिकारी निरीक्षण के लिए बैंक आए और उन्होंने वहां की व्यवस्था देखकर कहा, अगर हर बैंक में ऐसा हो जाए तो देश को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। बैंक मैनेजर ने मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहा, यह बदलाव एक फौजी की मां से शुरू हुआ था। रमेश का गांव अब राज्य स्तर पर एक आदर्श गांव घोषित हो चुका था। वहां की व्यवस्था, जागरूकता और नागरिक भागीदारी को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और जनसहयोग की मिसाल बने इस गांव में अब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को समझने लगा था। रमेश की पहल अब एक मिशन बन चुकी थी। गांव जागे, देश आगे। ये अभियान धीरे धीरे अन्य जिलों में भी फैलने लगा, जहां लोग रमेश की कहानी सुनते और खुद में भी वही जोश जगाने की कोशिश करते। रमेश को फौज में उसकी सेवा और समाज के प्रति योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशिष्ट नागरिक सेवा सम्मान से नवाजा गया। वह जब मंच पर गया तो देश भर के लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मंच से बोलते हुए रमेश ने कहा, मैं एक सैनिक हूं, लेकिन मेरी असली लड़ाई मेरी मां ने लड़ी, उस बैंक में, उस अन्याय के खिलाफ। अगर हर बेटा अपनी मां की लड़ाई में उसका हथियार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इस भाषण ने लाखों लोगों को रुला दिया और लाखों दिलों में प्रेरणा का दीप जला दिया। इस तरह रमेश की कहानी एक साधारण बेटे की असाधारण यात्रा बन गई, जो मां के आंसुओं से शुरू हुई और समाज की मुस्कान पर जाकर खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई। उसने दिखा दिया कि देशभक्ति केवल बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में भी होती है। और यही है सच्ची सेवा, मां की भी। रमेश को फौज में उसकी सेवा और समाज के प्रति योगदान के लिए राष्ट्रपति द्वारा एक विशिष्ट नागरिक सेवा सम्मान से नवाजा गया। वह जब मंच पर गया तो देश भर के लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। मंच से बोलते हुए रमेश ने कहा, मैं एक सैनिक हूं, लेकिन मेरी असली लड़ाई मेरी मां ने लड़ी, उस बैंक में, उस अन्याय के खिलाफ। अगर हर बेटा अपनी मां की लड़ाई में उसका हथियार बन जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इस भाषण ने लाखों लोगों को रुला दिया और लाखों दिलों में प्रेरणा का दीप जला दिया। इस तरह रमेश की कहानी एक साधारण बेटे की असाधारण यात्रा बन गई, जो मां के आंसुओं से शुरू हुई और समाज की मुस्कान पर जाकर खत्म नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत बन गई। उसने दिखा दिया कि देशभक्ति केवल बंदूक उठाने में नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने में भी होती है। और यही है सच्ची सेवा, मां की भी और मातृभूमि की भी।